हेलो, गुड इवनिंग गाइस। सो जस्ट अ सेकेंड। ओके। सो जैसे कि कल हमारा डे वन था, आज हमारा डे टू है। और मैं कोशिश करूँगा इसकी, मतलब जैसे मैं सीरीज़ बना रहा हूँ इसके ऊपर, तो इसको कंटिन्यूएशन में रखूँ, बीच में गैप ना पड़ने दूँ। मतलब वीकली हम वीडियोस ट्राई करेंगे कि डेली एक वीडियो डालें इसके ऊपर। एंड मे बी संडे को एक गैप डाल सकते हैं बीच में, या फिर कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई तो फिर भी उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे वापस से। डोंट वरी। वैसे भी एक बार जब कंप्लीट सीरीज इसके ऊपर बन जाएंगी तब आराम से आप कभी भी देख सकते हो, है ना। रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो वो भी अच्छी बात है। डे टू है आज का। जी, यहाँ पे अपनी ये डॉग फाइल में मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, जैसे कि मैंने कहा था कि इंग्लिश एक बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। रही बात ग्रामर की, तो ऐसा नहीं है कि हम ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर तो भाई वो बेसिक है इंग्लिश का, वो तो हम पढ़ेंगे ही, वो हमको कवर करना ही है। वो कहीं, जैसे कि मैंने कहा कि वो कहीं भाग के नहीं जा रहा है। उस पर ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश भी जितना कम करो तो उतना अच्छा ही रहेगा, है ना। डे टू को किस तरह से, मतलब आगे के जो भी वीडियोस है वो हम किस तरह से बना सकते हैं, है ना। जो अभी आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, वो बस एक रफ ब्लूप्रिंट है। ज़रूरी नहीं है कि हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। आप कमेंट करके बता सकते हो कि इस वीडियो कोर्स के आने वाले वीडियोस में आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, या कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, वो आप बता सकते हो, है ना। हम उसमें चेंजेस लाएंगे। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपकी स्क्रीन पे जो दिया है उसी तरह से हम वीडियो बनाएंगे। जस्ट एक ओवरव्यू है कि एक इंग्लिश लर्निंग का कोर्स किस तरह से नॉर्मली चलता है। तो वीक वन में फाउंडेशन बिल्ड होता है अपना, मतलब 7 से 8 दिन में, है ना। जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर कवर करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एक्सेट्रा। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर कवर करेंगे, सिंपल सेंटेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जो भी है देखा जाएगा आराम से। कोई एकदम ज़्यादा उसको प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कॉमन वर्ब्स एंड देयर यूसेज, इरेगुलर वर्ब्स, ये तो भाई ठीक है, ठीक है, करेंगे, ये भी करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस, अच्छा फिर टेंस पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी कर लेंगे। आप लोगों को ऑलरेडी पता है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। चौथा तो कोई टेंस है ही नहीं। कौन से डायमेंशन में जाओगे भाई? टाइम को कितने डायमेंशन में डिवाइड करोगे यार? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में ही कर सकते हो। ज़्यादा ही डीप में जाओगे तो पुनर्जन्म, पिछले जन्म में चले जाओगे, है ना। वो चीज़ कर सकते हो। या टाइम को अगर तुम कंट्रोल कर पाओ तो फिर शायद तुम टेंसेस को कंट्रोल कर पाओगे, है ना। टेंसेस भी पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे इसको, क्योंकि एक ऐसे स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते, लेकिन जितना फिर हम डीप में जाते हैं ना उसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वगैरह वगैरह जो कुछ भी है ना, तो वो थोड़ा सा फिर कैसे बोरिंग लगने लगता है। उसको भी कोशिश करेंगे इंटरेस्टिंग बनाने की। उसके बाद ये हो जाएगा टेंसेस का। फिर जैसा कि मैंने कहा था कि बेसिक वोकेबलरी हमको पता होनी चाहिए, तो एक वोकेबलरी की लिस्ट बनाने का ट्राई करेंगे हम। और डेली कुछ ना कुछ, मतलब जैसे भारी वर्ड्स होते हैं ना, भारी इंग्लिश वर्ड्स, जिनका जैसे कि वर्ड्स तो होते हैं लेकिन उनका मीनिंग हमको पता नहीं होता, तो ऐसे कॉमन वर्ड्स को भी हम डेली देखेंगे वीडियो के लास्ट में। आज नहीं, आने वाले वीडियोस में। उसके बाद ठीक है, ये के क्वेश्चंस एंड निगेशंस, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स ए एंड द कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, इन सब चीज़ों को, उनके रूल्स क्या होते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस एंड टाइम, प्रीपोजिशंस कैसे यूज़ करना है वो हम देखेंगे। एडजेक्टिव वगैरह, ये सब, ये जो पूरा जो मैं बोल रहा हूँ वो ग्रामेटिकल पार्ट है ना, तो हम देखेंगे। कहीं भाग के नहीं जा रहा है ग्रामर, तो उसकी चिंता आप मत करो। एवरीडे कन्वर्जेशन, ये सबसे मेन है। ये जो 15 वाला ये जो पॉइंट दिख रहा है ना यहाँ पे जो लिखा है, एवरीडे कन्वर्जेशन, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अभी कहाँ घर वाले तो करेंगे नहीं आपसे इंग्लिश में बात, तो आप कहाँ कर सकते हो कन्वर्जेशन? किसी भी ऐप पे चले जाओ। मैं खुद ओपन टॉक नाम के ऐप पे प्रैक्टिस करता हूँ। आप चाहे तो, अब वो आपके ऊपर डिपेंड है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं किसी ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। जो जो भी एप्लीकेशन आप चाहो वो यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों का, तो वहाँ पे भी आप एक टाइम बना के, या फिर जूम मीटिंग पे, जैसे भी आपको ठीक लगे, है ना, एक टॉपिक चूज़ करके उसके उसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हो, कन्वर्जेशन कर सकते हो, है ना। ग्रीटिंग्स देना सीखेंगे हम, दूसरों को ग्रीटिंग्स कैसे दी जाती है, स्मॉल टॉक, लॉन्ग टॉक किस तरह से किया जाए, बात किस तरह से किए जब, वो भी देखेंगे हम, है ना। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। बातों को ट्रिगर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
सामने वाले से, वरना सामने वाला तुम्हारी बातों से बहुत जल्दी बोरिंग हो जाएगा और वहाँ से भाग जाएगा। इंटरेस्टिंग, अगर कोई पर्सन अगर इंटरेस्टिंगली बात कर रहा है तो ऐसा लगता है कि उसके पास 5-10 मिनट और बैठ जाओ। वही अगर कोई बोरिंग तरीके से बात करता है तो ऐसा लगेगा कि वहाँ से भाग जाओ, है ना। तो हमको उस तरह की पर्सनालिटी हमारे अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, है ना। वो तो बात का पार्ट है। अपना मेन चीज़ तो रहेगा कि इंग्लिश में फ्लुएंसी किस तरह से लाना है, ठीक है। मेकिंग रिक्वेस्ट एंड ऑफर, ठीक है, ये भी देखेंगे। उसके बाद मेन चीज़ क्या है इसमें, एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस, ठीक है, ये सब आ जाएगा। टॉकिंग अबाउट योर रूटीन, ठीक है, डेली एक्टिविटीज़ एंड हॉबीज़, ठीक है। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे कि तुमको अपने एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ को ट्रैक करना है। अभी ट्रैक कैसे करेंगे आप? मैं ऐसे कभी नहीं बोलूँगा कि आप मोबाइल चलाना छोड़ दो। उल्टा मैं तो ये कहूँगा कि अपने मोबाइल में आप इस तरह के एप्लीकेशंस डालो जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने में आपकी हेल्प करती है। एंड ऐसे एप्लीकेशंस मौजूद है इंटरनेट पे, खास करके अपने प्ले स्टोर पे, है ना। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपके अब पूरी दुनिया है भाई। जो चाहे वो सीख सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। तुम्हारे ही हाथ में पूरा पावर है। पावर इन द सेंस इंटरनेट पावर, राइट। फिर इसके बाद डिस्क्राइबिंग पीपल्स एंड प्लेसेस, है ना। जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि लोग होते हैं ना आजकल, ब्लॉगर होते हैं, बाहर घूमने जाते हैं या फिर कुछ करते हैं, या फिर ट्रैवलर होते हैं, नई नई जगह पे विज़िट करते हैं। तो वो बोलते हैं, टुडे आई हैव विजिटेड दिस प्लेस वाज वेरी नाइस, वी हैव सीन मेनी थिंग्स देयर, देन वी हैव मेड आवर ब्रेकफास्ट लंच और डिनर देयर, एंड वी स्टे एट द फुल डे, एंड वी इंजॉय अ लॉट देयर, राइट। सो उस तरह से अब इन सब चीज़ों को डिटेल में कैसे हम बोलेंगे या फिर एक्सप्लेन करेंगे, वो हम देखेंगे, है ना। रिव्यूइंग एंड प्रैक्टिसिंग, अब ये चीज़ जो होती है ना, ये कहाँ पर पाई जाती है सबसे ज़्यादा ना, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से भी ज़्यादा ये चीज़ होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस में, है ना। वहाँ पे रोल प्लेइंग कन्वर्जेशंस होते हैं, जैसे डिबेट टॉपिक या फिर जो भी हो। वो कहते हैं ना, ड्रामा दे दिया जाता है तुमको करने के लिए, तुमको रोल दे दिया जाता है कि तुम राजा हो, एक राजा का किरदार निभाएंगा, एक उसका सेवक का। फिर आपस में उस तरह का डिस्कशन करो, या फिर कोई टॉपिक दे दिया जाएगा उसके ऊपर डिबेट करो। तो ये रोल प्लेइंग कन्वर्जेशंस होते हैं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ऑनलाइन सिस्टम में इस चीज़ को लाने के लिए, बट ट्राई करेंगे कि हम इसको लाए, है ना। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और रोल प्लेइंग कन्वर्जेशंस के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो वैसे आप हमें ईमेल कर सकते हो, है ना। ट्राई करेंगे कि हम अपना एक कम्युनिटी या एक ग्रुप फॉर्म करें इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए। बट जैसा कि मैंने कहा, अब ये सब फ्यूचर की बातें हैं, ऐसे ये सब प्रेडिक्शन है, ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसा करने ही वाले हैं करके। फिर से मैं एक बार और बोलूँगा, हमारा मेन एम कोई कम्युनिटी क्रिएट करना नहीं है। हमारा मेन एम है अपना इंग्लिश की फ्लुएंसी बढ़ाना। उसी पर ही हमारा फोकस रहेगा और कुछ नहीं। उसके बाद एडवांस टॉपिक्स में क्या दिए हैं भाई यहाँ पे, फिर से टेंस पर ही आ गया ये। हाँ ठीक है भाई, ग्रामर इंपॉर्टेंट होता है, क्या करे यार। हर कोई ग्रामर के पीछे पड़ा, ग्रामर के बिना इंग्लिश की ऐसी की तैसी कर देते हैं ना लोग। फ्रेजल वर्ब्स, आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, हाँ ये एक चीज़ देखेंगे हम। कॉमन आइडम्स एंड देयर यूजेस, आइडम्स एंड फ्रेजेस यानी मुहावरे, कहावत, है ना। तो मुहावरे और कहावत हम देखेंगे और उसको अपने डेली लाइफ की प्रैक्टिसेस में यूज़ भी करेंगे। तो इसको एज ए हम टास्क करेंगे, है ना, कि अब 1 वीक का टास्क है कि कहीं ना कहीं आप मुहावरा यूज़ करके दिखाओ, या फिर खुद का कोई मुहावरा खुद से तैयार करके दिखाओ, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती है जो पहले से, अब जो भी चीज़ें बनाई हैं वो किसी ना किसी ने तो लिखी है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद भी लिख सकते हैं। डायरी राइटिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो वीकली जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं, आपने क्या किया, कुछ नया अचीव किया हो, तो वो आप डायरी में लिख सकते हैं। या फिर अपने पास्ट लाइफ में आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो याद करके आप डायरी लिखना शुरू कर दो। हाँ बट अब वो हिंदी में मत लिखना, स्लैंग लैंग्वेज में लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में। और डे वन वाले वीडियो में मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिख के दिखाया था स्लैंग लैंग्वेज का, है ना। मतलब लिखते हम हिंदी में ही हैं, लेकिन लेटर्स जो है वो इंग्लिश के यूज़ करते हैं। तो उस तरह से लिखो अपने डायरी में, या फिर कोशिश करो कि इंग्लिश में लिख सकते हो डायरी तो और भी अच्छा। दैट I have done this mistakes in my life. I'm writing in my diary. In my life, I have achieved this kind of success. I got medal when I was in ninth standard or 10th standard. Then I achieved 80% marks in 12th standard. These are my dreams. I want to become an engineer
और डॉक्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपको ठीक लगे आप लिख सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये चीज़ भी अपने लिए इम्पॉर्टेंट है ना। राइटिंग के साथ रीडिंग प्रैक्टिस भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना ज़्यादा फ्लुएंसी आएंगी। राइटिंग स्किल्स, राइटिंग सुधारना है तो करो, बाकी फिर तो तुम्हारा इमेजिनेशन वगैरह अगर कमज़ोर है तो फिर तुम राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो आज के ज़माने में जो अपनी यंग जनरेशन है उनका इमेजिनेशन पावर काफ़ी अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको मतलब राइटिंग का एकदम ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हाँ, बट तुम्हारी अगर राइटिंग ख़राब है, इमेजिनेशन पावर अच्छा नहीं है, तो तुम ये चीज़ तुमको ट्राई करना चाहिए जब तक उसमें एक बेसिक लेवल का पावर तुम्हारे अंदर जनरेट नहीं हो जाता, है ना। इसके बाद हम देखेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंग्लिश। जैसा कि मैंने कहा था कि इसको बोर नहीं होने दूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुमको बोर ना हो, है ना। तो कुछ फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ इंग्लिश के बारे में। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा मैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। सो भाई, ये अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, हो सकता है वो आपको पहले से पता हो अगर आप प्रोफेशनल या फिर इंटरमीडिएट इंग्लिश के लेवल पे है तो, या फिर अगर नहीं भी पता तो भी सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला पहला जो वर्ड मैं बताने जा रहा हूँ वो है होमोफोन्स। अभी होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड ऑफन डिफरेंट स्पेलिंग्स। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड है जो बोलते वक्त है ना ऐसा लगेगा कि तुमको, अगर तुम किसी और के सामने बोल रहे हो ना तो तुम उसका स्पेलिंग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, है ना। ऐसा लगेगा कि भाई इनका तो सेम ही स्पेलिंग है क्योंकि उनका साउंड सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन साउंड सेम है, तो ऐसे वर्ड को होमोफोन्स बोलते हैं, राइट। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, लेकिन हाँ ऐसा होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, होता है। स्पेलिंग अलग अलग रहेंगी एंड जो मीनिंग है वो अलग अलग रहेगा, है ना। स्पेलिंग डिफरेंट रहेंगी, मीनिंग अलग रहेगा, लेकिन 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 प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, जो साउंड है वो सेम रहेगा। आप देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है देयर, है ना। अब THEIR भी देयर होता है, THERE भी देयर होता है, और THEY अपर वाला इस सिंबल क्या कहते हैं यार इसको, कोट, अपर कोट डाल के जो आगे लिखा है ना RE, शॉर्टकट बोलते हैं दे आर का, है ना। तो दे आर का भी शॉर्टकट होता है देयर। तो अब ये देयर तीन टाइप्स के, थ्री अलग अलग स्पेलिंग्स है ना। इनका अब तीनों का मीनिंग अलग है लेकिन बोलते हुए साउंड तीनों का सेम है। तो ऐसे वर्ड जिनका जिनके स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है लेकिन साउंड सेम है, ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं, राइट। सो फर्स्ट वाला जो देयर है उसका मतलब होता है उनका, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ दे। वो उसका हिंदी हिंदी में मतलब होता है उनका, देयर हाउस इज़ बिग, यानी उनका घर बड़ा है, राइट। तो वो हो गया देयर। दूसरा जो देयर है THERE देयर, यानी वो रेफ़र करता है दूसरी किसी भी चीज़ को रेफ़र कर सकता है वो, ठीक है। द बुक इज़ ओवर देयर, यानी बुक वहाँ है। तो THERE देयर का क्या हो गया, हम रेफरेंस दे रहे हैं ना यहाँ का वहाँ का, दिस इज़ हेयर, है ना। उनकी बुक है तो कैसे बोलेंगे, इट इज़ देयर्स बुक, है ना। तो वो फर्स्ट वाला देयर आएगा। और वहाँ बुक रखी है तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज़ द बुक डेट यू वांट टू रेफर, राइट। देयर इज़ द बुक इज़ ओवर देयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीखेंगे हम, डोंट वरी, है ना। तो ये चीज़ है देयर एंड देयर। और तीसरा वाला भी अगर देखें दे आर, तो इसके क्या है, दे आर गोइंग टू द स्टोर, ये कॉन्ट्रैक्शन है ना। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन यानी जो शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं उसको, अब वो उसका लार्ज फॉर्म क्या होता है, दे आर, लेकिन शॉर्टकट में लिख दिया तो अभी क्या हो गया, अब पढ़ते वक्त इसको हम क्या, इसका जैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उसको भी देयर ही बोलेंगे। या फिर इंग्लिश यूज़ करते वक्त जैसे आप बेसिक रीडिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो दे आर भी कह सकते हो, या फिर देयर भी कह सकते हो। दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी ऑसम, एक्सेट्रा, दे आर गोइंग टू स्टोर। दे आर वेरी गुड एंड दे आर वेरी ऑसम में कह सकते हैं, नहीं कह सकते दे आर वेरी गुड। हाँ कह सकते हैं, अगर दो लोग हैं या दो से ज़्यादा है तो कह सकते हैं, है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्शन है। तो पहला मीनिंग, पहले वाले देयर का मीनिंग हो गया कि उनका, दूसरे वाले देयर का मीनिंग हो गया यहाँ या वहाँ, रेफरेंस किसी प्लेस का या किसी जगह का या किसी पोजीशन का। और थर्ड वाले देयर का जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, बड़े वाले दे
आर का कॉन्ट्रैक्शन होता है देयर, राइट। तो तीन अलग अलग हमने स्पेलिंग देखी लेकिन मीनिंग एक है। तो ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं, होमोफोन्स। ये हो गया भाई पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ठीक है, ये हो गया होमोफोन। अच्छा, एक और एग्जांपल है इसका, टू। हाँ, एक और एग्जांपल दिया है। टू की स्पेलिंग देखो क्या है, TO, TOO और TWO। तीन स्पेलिंग है। पहले टू का मीनिंग क्या होता है, ये एक प्रीपोजिशन है। आई एम गोइंग टू मार्केट प्लेस, है ना, जो डायरेक्शन को इंडिकेट कर सकता है, प्लेस को या पोजीशन को। प्रीपोजिशन क्या होता है वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। डोंट वरी गाइस, ग्रामर है भाई, बिल्कुल भी टेंशन मत लो उसका। आगे चल के भूल भी जाना, वो तुम्हारे रूटीन में बैठ जाएगा ऑटोमेटिकली। ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जिसको तुमको रूटीन में बिठाना पड़ेगा। तुम उसको याद करके घुमा नहीं सकते हर वक्त अपने साथ, है ना। दिमाग में तुम्हारे सेंटेंसेस तुम क्रिएट कर सकते, ये नहीं सोच सकते कि ग्रामेटिकली मैं उसमें उसको सही करूँ या गलत करूँ। वो तुम्हारे हैबिट में बैठेगा, हैबिचुअल हो जाएंगे तुम उसको, है ना। तो धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं। तो उसका टेंशन मत लो ग्रामर का, राइट। तो पहला वाला टू प्रीपोजिशन है, दूसरा वाला टू मतलब टू मच बहुत ज़्यादा, एक्सेसिवली। और तीसरे वाली टू यानी TWO का मतलब होता है दो, राइट। न्यूमेरिकल्स नंबर्स में टू सेकेंड वाला नंबर होता है टू। आई हैव 2 एप्पल्स यानी मेरे पास 2 एप्पल्स है, राइट। सो वो भी, ये हमने दो एग्जांपल देखे होमोफोन्स के। अब उसके आगे देखो, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। वर्ड्स दैट साउंड द सेम हैव द सेम मीनिंग आर कॉल्ड एज सिनोनिम्स। अब ये चीज़ देख रहे हो, इसमें बोल्ड ही कर सकते क्या? अच्छा, कलर भी मार सकते इसमें। कौन सा कलर दू 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 दू, ओके, ब्लू कलर, राइट। ब्लू कलर अच्छा नहीं है। ऑरेंज तो मेरा फेवरेट है, बट ये भी उतना कुछ खास नहीं है। ग्रे भी खास नहीं है, ब्लैकिश ठीक दिख रहा है। वापस आओ, वापस आओ। अंडों की शॉर्टकट की पता है ना आपको, Ctrl Z होती है। अरे बहुत कुछ पता होगा यार तुमको पहले से। चलो ठीक है, छोड़ो। तो वर्ड्स दैट साउंड द सेम एंड हैव द सेम मीनिंग आर नोन एज सिनोनिम्स। मतलब अब प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, मीनिंग भी सेम रहेगा। प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है। सिनोनिम्स कहते हैं हम उसको। होमोफोन्स नहीं है, लेकिन सिनोनिम्स ही बोलो यार। इतना ज़्यादा मतलब खुद को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। होमोफोन्स हमने देख चुके हैं। सिनोनिम्स और होमोफोन्स के बीच में ज़्यादा कन्फ्यूजन मत रखो। सिनोनिम्स यानी अभी सिमिलर मीनिंग्स हम बोल सकते हैं उसको, है ना। अब इसमें प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, और कहाँ गए थे हम, मीनिंग भी सेम रहेगा। लगभग सेम बोल सकते हैं। फ्यू एग्जांपल्स वेयर द वर्ड्स आर होमोफोन्स एंड हैव द सेम और वेरी सिमिलर मीनिंग्स। ये होमोफोन्स के बीच में कन्फ्यूजन डालने के लिए डाला है यार ये चीज़। साउंड द सेम वाले हैं ना ये, एल, लेकिन मीनिंग अलग है। बेर, बेर है, ठीक है, इसका भी मीनिंग अलग है। राइट, राइट, इसका भी मीनिंग अलग है। सिनोनिम्स ठीक है भाई, सिनोनिम्स के बारे में भी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अब कौन सा एग्जांपल दूँ यार अभी सिनोनिम्स का, इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ तुम सिनोनिम्स को लेके, राइट। तुम बोलोगे तो भी एग्जांपल ही डाल देते ना कुछ सिनोनिम्स का। ये कंफ्यूज करने वाले ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं ना। बहुत सारे कोर्सेज बना के रख देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। पढ़ने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है ना, किससे पढ़ूँ क्या पढ़ूँ, है कि नहीं। पढ़ाने वाले को भी कंफ्यूज कर देते हैं कि क्या पढ़ा रहा है करके। सिनोनिम्स की बात करें, होमोफोन्स हम देख चुके हैं, सिनोनिम्स का एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि एक वर्ड है ये हैप्पी, ठीक है। अब ये हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश रहना, जॉयफुल। अब इसका सिनोनिम देखो क्या है, जॉयफुल, कंटेंट, इलेटेड, प्लीज्ड। इन सभी का मतलब भी वही होता है जो हैप्पी का मतलब होता है ना। हाँ भाई, ऐसा होता है। इसी को इंग्लिश की तो यही तो खासियत है। अब तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा कि ठीक है, अगर ये हैप्पी का मतलब ही एक ही होता तो इतने सारे एक्स्ट्रा के वर्ड बनाए क्यों है भाई। एक से ही काम चल रहा था, अलग अलग क्यों बनाए। अब वो तुम जब
इसको डिटेल में सीखोगे ना, किसके सामने कैसे बात करना है, क्या अप्लाई करने से ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा सामने वाले पे, है ना, तब तुम ये सब वर्ड्स यूज़ करोगे। बेसिकली जो नॉर्मल इंग्लिश सीख रहा है वो हमेशा हैप्पी ही वर्ड यूज़ करेगा, है ना। बट अगर तुमको सामने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन देना है तो तुम क्या बोलेंगे, ओह आई एम प्लीज्ड बाय योर परफॉर्मेंस, मैं तुम्हारे से खुश हुआ, आई एम हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस बोल के तुम भगा दोगे सामने वाले को, है ना। बेसिक उस पर असर पड़ा, लेकिन तुमने सामने वाले को अगर ऐसा बोला, ओह माई गॉड आई एम प्लीज्ड बाय योर परफॉर्मेंस, आई एम रियली रियली प्लीज्ड बाय योर परफॉर्मेंस, राइट। तो सामने वाले को सुन के भाई ऐसा लगेगा उसको कि सही में मैंने कुछ ज़्यादा ही कुछ अचीव कर लिया है, राइट। हर एक वर्ड का अलग इफेक्ट पड़ेगा सामने वाले पे, राइट। यही बात अगर एक एस्ट्रोलॉजर समझाने जाएगा ना, तो वो क्या कहेगा, हर एक लेटर्स की हर एक वर्ड्स की एनर्जी अलग होती है, राइट। ऐसा बोलेगा, एस्ट्रोलॉजी से चलता है ना एनर्जी एक्सचेंज वगैरह वगैरह, वो बोलते नंबर्स की एनर्जी होती है, वर्ड्स की एनर्जी होती है वगैरह वगैरह, है ना। तो उस केस में वैसा बोल सकते हैं। तो ये बात होगी सिनोनिम्स की। एक और एग्जांपल देखो भाई, बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है यार इंग्लिश, क्या बताओ। और कैसे इंग्लिश जो है एक तो 26 ही लेटर्स है, अपना हिंदी जैसा नहीं एकदम, मतलब बहुत सारे लेटर्स दे दिए और ऊपर से मात्रा डाल दी, छोटी ई की बड़ी ई की पता ही नहीं चलता कि कौन सी मात्रा कहाँ लगानी है कब लगानी है, तो आँख बंद करके मात्रा लगा देते हैं लोग। इवन मैं भी जब मतलब छोटा यानी कि जब 8 9 स्टैंडर्ड तक था मैं, तब भी मतलब मुझे मात्रा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। मात्रा लगेंगी तो लगेंगी कौन सी भाई, छोटी ई की लगाओ या बड़ी ई की लगाओ। ठीक है, आगे चल के वो वाले उस पर भी एक आध वीडियो बना के उस पर भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, है ना। अब इंग्लिश में तो उतना ज़्यादा कोई ध्यान भी नहीं देता मात्रा के ऊपर, है ना। बट ठीक है, देखेंगे वो चीज़ भी देखेंगे हम। इंग्लिश के लिए, हाँ हिंदी कैसा है, हिंदी के लिए क्लासेस नहीं ले रहे हम, नहीं तो उसके लिए भी फिर बनाया रहता कि छोटी की मात्रा कहाँ लगेंगी, बड़ी की कहाँ लगेंगी, लेकिन इंग्लिश में ये सब कवर करने की कोशिश करेंगे हम। तो सेकंड एग्जांपल सिनोनिम्स का है, ये लेटर है, वर्ड है बिग। बिग मतलब बड़ा, लार्ज का मतलब भी बड़ा होता है, ह्यूज मतलब भी बड़ा होता है, इनॉर्मस भी बड़ा, गिगेंटिक भी बड़ा, है सेम मीनिंग। अब बाकी वो सब भूल जाओ, प्रोनाउंसिएशन वगैरह, और वो क्या कहते हैं उसको, स्पेलिंग सेम रहेंगी या नहीं रहेंगी, वो उतना डिटेल में मत जाओ। बस इतना याद रखो, सिनोनिम्स यानी सिमिलर मीनिंग होता है, ऐसे वर्ड्स जो जिनका प्रोनाउंसिएशन अलग है हो सकता है, लेकिन मीनिंग लगभग सेम होता है, लगभग लगभग सेम है इन सब का मीनिंग। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मतलब बिग यानी बड़ा होता है तो फिर इनॉर्मस यानी भी मतलब वो एग्जैक्ट ही रहेगा, है ना, थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन आ सकता है। वेरिएशन कब आता है कैसे आता है वो भी हम आगे चल के देखेंगे। हम तो बस एक ओवरव्यू डाल रहे हैं भाई अभी तो। इंग्लिश तो भाई रुक ही जाओ, वो तुमने भूल भुलैया का वीडियो देखा है, भूल भुलैया का वीडियो बोल रहा हूँ, मूवी मूवी भूल भुलैया। उसमें वो एक सीन आता है ना, वो पेड़ के नीचे रह के बात करते हैं एक दूसरे से, पंचायत जैसा सीन आता है। उसमें वो कहता है कि इंग्लिश और हिंदी में देखो भाई कितना फ़र्क है, हमारी हिंदी कितने सिंपल भाषा है ना। बिल्ली को बोलते बिल्ली है, लिखते बिल्ली है, और मीनिंग भी बिल्ली होता है। लेकिन इंग्लिश में जैसे उसका मीनिंग होता है बिल्ली, लिखते हैं CAT, राइट, और प्रोनाउंस करते हैं कैट, है ना। और लिख रहे हैं CAT, बोल रहे हैं कैट, और मीनिंग होता है बिल्ली। लेकिन हिंदी में लिखते बिल्ली है, होता भी बिल्ली है, मीनिंग भी बिल्ली, सब बिल्ली, ऐसा। सो ऐसी मतलब टेढ़ी मेढ़ी रहती है इंग्लिश। बट यही तो उसका मतलब, अब कोई किसी लैंग्वेज को सीख रहे होता है ना, तो उसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट्स तो ढूंढने पड़ेंगे ना भाई। अभी तुमको हो सकता है स्टार्टिंग के लेवल पे ये थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन एक बार तुम्हारी इस पे पकड़ बैठ गई ना, तो सामने वाले को तुम हिला कर रख दोगे। सामने वाला सोचेगा भाई तुमको ये सब कैसे पता कि मतलब सिनोनिम्स कहाँ यूज़ करना है, होमोफोन्स कहाँ यूज़ करना है, वगैरह वगैरह, राइट। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, वर्ड्स डेट हैव द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स आर नोन एज होमोग्राफ्स, राइट। अब ये थर्ड कैटेगरी है, ये है, बहुत बहुत सारी कैटेगरी है भाई इंग्लिश में, है ना। ये थर्ड कैटेगरी हम देख रहे हैं, आगे चल के और भी कैटेगरीज होंगी तो उनको भी लाने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर कोई कैटेगरी छूट गई है तो फिर वैसे कमेंट कर देना, है ना। होमोग्राफ देखेंगे, ऐसे वर्ड जिनका स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। हाँ, ऐसा होता है भाई, इंग्लिश लैंग्वेज है, कुछ भी हो सकता है।
इंग्लिश लैंग्वेज में भी और दुनिया में भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। दुनिया में ऐसी चीज़ें होती है जो कि पॉसिबल, अपन को लगता है कि पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन वैसा होता है ना। स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। ऐसा अब सामने वाले कन्फ्यूज़ नहीं होगा क्या इसमें? अब ठीक है, बेसिक वर्ड है हमको पता है, इसलिए अगर कोई एडवांस वर्ड आ जाए तो फिर सामने वाला क्या ही मीनिंग डिटेक्ट करे। तो ऐसे केसेस में मीनिंग कैसे डिटेक्ट करते हैं? उसका सेंटेंस पकड़ के, शी विल लीड द टीम इन द प्रोजेक्ट, राइट। अब शी विल लीड द टीम इन द प्रोजेक्ट, अब इसमें लीड का मीनिंग क्या होगा? है ना, लीड का मीनिंग तो मेटल भी होता है, लेकिन हम अब ऐसा बोलेंगे क्या कि शी विल लीड द टीम, मतलब वो मेटल और टीम को दे देंगी? ऐसा तो उसका मीनिंग नहीं मतलब बनेगा ना। शी विल लीड द टीम यानी वो उस टीम का निरीक्षण करने वाली है, राइट, उसको गाइड करने वाली है। तो पहले वाले लीड, जिसकी स्पेलिंग है LEAD, लीड, इसका मतलब गाइड होता है। और उसी उसी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, LEAD लीड। और वो एक मेटल भी होता है। द पाइप्स वेर मेड ऑफ लीड, राइट। लीड पेंसिल आती है, आपको पता होगा, राइट। तो वो एक मतलब धातु है। लीड का मतलब धातु भी होता है, लीड का मतलब गाइड करना भी होता है। तो ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं होमोग्राफ, राइट। अब ये चीज़ तुम कहाँ यूज़ कर सकते हो? जब तुम्हारा ह्यूमर जनरेट होगा ना किसी के सामने, या फिर ह्यूमर ह्यूमर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ह्यूमर हो गया, विट्टी बनना हो गया, है ना। ये सब चीज़ें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत लोगों को ये वर्ड्स पता ही नहीं होते कि ह्यूमर यानी क्या होता है, विट्टी यानी क्या होता है। ठीक है ना। अब वो डीप में मैं ये वाले वीडियो में एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा, वो तुमको खुद सर्च करना है। नेट पे तुम खुद सर्च करो कि ह्यूमर यानी क्या होता है, विटी बनना यानी क्या होता है, राइट। नहीं तो ठीक है, तुम अपने अंदर डेवलप नहीं करोगे ना, कोई सामने वाला तो वो डेवलप कर लेगा, और वो तुम्हारे ऊपर कभी किसी दिन भारी पड़ जाएगा, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हुआ है ना। इसलिए कैसे शेयर नहीं करना चाहिए ये सब, है ना। अपना एक्सपीरियंस कोई, अपना रियल एक्सपीरियंस कोई शेयर नहीं करता, है ना। उसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन कैसे है, मैं बहुत बार मतलब चलो शेयर कर ही देते हैं, कोई बात नहीं, है ना, ऐसा सोच लेता हूँ। तो ह्यूमर और विटीनेस जब जनरेट कर लोगे, तब वहाँ पे जोक्स बनाने के लिए, या फिर कॉमेडी, आजकल स्टैंड अप कॉमेडी चलता है ना बहुत, तो ऐसे केसेस में आप होमोग्राफ्स का यूज़ कर सकते हो। या फिर अब वो तुम्हारे ऊपर है यार, तुम होमोग्राफ का, होमोफोन्स का, सिनोनिम्स का, एंटोनिम्स का कहाँ यूज़ कर रहे हो। एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड, है ना, कि जैसे गुड का अपोजिट बैड हो गया, अच्छे का बुरा हो गया, है ना। तो एंटोनिम्स कहाँ यूज़ कर रहे हो, वो ह्यूमर पे जनरेट करता है। या फिर जोक्स मारना है अपने फ्रेंड सर्कल में, तब वहाँ पे तुम ये चीज़ यूज़ करते हो। किसी को परेशान करना है ना, फ्लर्टिंग पर्पज़, या फिर जो भी तुम्हारा पर्पज़ है वो तुम्हारे ऊपर है यार। लैंग्वेज है, तुम कैसे यूज़ करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। लैंग्वेज यानी चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज इज़ लाइक अ विपन। वो कहते हैं ना, एक बार बोले हुए शब्द अगर निकल गए ना मुंह से, वो वापस नहीं ले सकते हैं, और वो सामने वाले को चुप के जाते ही है, कहीं ना कहीं चुपते ही है वो। हम कितना भी कोशिश कर ले भाई, सामने वाले ने अपन को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया ना, वो हम एक दिन में मतलब उसको भुला नहीं पाते। अगर भुला पाएंगे तो फिर वो तुम्हारा माइंड उतना स्ट्रांग बनाया है तुमने, या फिर तुम्हारा माइंड अगर पहले से उतना स्ट्रांग है, हैबिचुअल हो, तुम्हारा एनवायरनमेंट ही वैसा है, तो बात अलग है फिर, है ना। तो ठीक है, डिटेल में चला गया मैं, सॉरी उसके लिए। वापस आ जाते टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा? होमोग्राफ्स, राइट। सो लीड, लीड। अगेन एक और एग्जांपल देखो, टीयर, टीयर। अब टीयर का मतलब क्या होता है? दिमाग में क्या स्ट्राइक हुआ? पहले क्या स्ट्राइक हुआ? मेरे दिमाग में मतलब क्या स्ट्राइक हुआ? टीयर का मतलब क्या होता है? आंसू, है ना, जो हम रोते हैं। अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड फ्रॉम द आई इज कॉल्ड अ टीयर। अब ये खुशी का भी आंसू हो सकता है, दुख का भी हो सकता है, बट टीयर का वही मतलब होता है, राइट। अ टीयर रोल डाउन हर चीक, यानी उसके गाल पर से एक आंसू गिरा, एक आंसू की बूंद गिरी, राइट। अब उसी टीयर का, जिसका स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग अलग होता है, टू रिप, बी केयरफुल नॉट टू टीयर द पेपर, यानी उसको फाड़ना नहीं है। तो यहाँ पे टीयर का मतलब क्या हो गया? फाड़ना हो गया। और दूसरा टीयर का मतलब ड्रॉप हो गया। ड्रॉप यानी वो अपना आंसू, है ना। अब इसका मीनिंग, अब इंग्लिश वाला कोई बंदा पढ़ रहा है इसका मीनिंग टीयर का, तो वो क्या पढ़ेगा? अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड फ्रॉम द आई, है ना। अब ये फॉरेनर अगर ये
कोई फॉरेन का बच्चा अगर पहली बार ये पढ़ रहा है, आप खुद ही सोचो, वो टीयर पढ़ रहा है, ठीक है, टीयर का मीनिंग क्या दिया है, ये सब मैंने इंटरनेट से इकट्ठा किया है। ये अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड फ्रॉम द आई, पढ़ लिया उसने। अब उसको ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि उसको एकदम ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा, लेकिन अभी हिंदी साइडर बच्चा इस चीज़ को अगर पढ़ लिया तो टीयर का वो क्या मीनिंग बताएगा सामने वाले, डायरेक्ट बता देगा भाई, टीयर मतलब आंसू होता है करके। और यहाँ पे इस बात में कहीं लिखा है कि वो आंसू होता है, नहीं होता। एक बार हिंदी पर्सन अगर इंग्लिश बोलना सीख गया, अपना इंडिया बहुत महान है उस केस में, है ना। इंडिया वाले अच्छे से घुमा लेते हैं और बहुत फ्लुएंट बोलते हैं यार इंडिया में। तुम देखोगे ऐसे ऐसे पर्सन रहते हैं ना इंडिया में। मेरा एक्सपीरियंस है खुद का कॉल सेंटर का, एक 2-3 साल का, तो उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं इंडिया में, इतनी ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। और कुछ कुछ जैसे फॉरेनर्स आप देखोगे ना, वो तो इतना मीठा उनका एक्सेंट रहता है, कुछ कुछ गर्ल्स का इतना मीठा एक्सेंट रहता है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा फ्लुएंसी आती है ना। और सामने वाले से बात करने का ऑटोमेटिक तुम्हारा मन होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये अपना ये हो गया होमोग्राफ, यानी स्पेलिंग सेम है बट मीनिंग अलग अलग है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, वर्ड्स दैट ऑफ सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स आर नोन एज होमोग्राफ्स। उसके बाद ये आज का लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। माफ़ कर देना भाई लोग, थोड़ा लंबा चला गया वीडियो, बट कोई बात नहीं। तुमको अगर कोई चीज़ अच्छी ना लगी हो तो तुम उसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, है ना। लास्ट लास्ट टॉपिक देखेंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच। अब ये फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, ठीक है, ये रिटोरिकल डिवाइसेस है। रिटोरिकल डिवाइसेस क्या होते हैं उसके ऊपर अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, राइट। यूज टू कन्वे मीनिंग और क्रिएट इफेक्ट्स थ्रू लैंग्वेज। जैसे कि मैंने कहा था, अब लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ करना है, लैंग्वेज को यूज़ करके सामने वाले पे कौन सा इफेक्ट डालना है, वो तुम्हारे ऊपर है। जैसे कि अब जैसे ये एग्जांपल देना नहीं चाहिए, लेकिन कैसा है, अभी तुम बैठे हो अपने फ्रेंड सर्कल में, राइट। अब तुम जोक मार सकते हो सामने वाले के ऊपर और सबको हंसा भी सकते हो, लेकिन अब तुम वही जोक मार के किसी सामने वाले की बेइज्जती भी कर सकते हो, है कि नहीं, होता है कि नहीं ऐसा। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा होता है, कुछ कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, राइट। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं क्रिएट इफेक्ट्स थ्रू लैंग्वेज, राइट। और जब तुम ये करोगे तुम इंग्लिश की फ्लुएंसी लेवल को भी क्रॉस कर जाओगे, राइट। हमको हमको सिर्फ इतना पता है कि बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल होता है, लेकिन लेवल 4 और लेवल 5 भी होता है हर चीज़ का, राइट। एक नॉर्मल पर्सन जब ट्रेनिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो बेसिक से ही स्टार्ट करेगा ना, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे जाएगा, फिर एडवांस लेवल पे जाएगा, फिट बनेगा। लेकिन अब वो और फिट बनेगा तो पुलिस में काम कर सकता है, एज ए पुलिस काम कर सकता है, और फिट करेंगे तो मिलिट्री में काम कर सकता है, और उससे ज़्यादा भी अगर एडवांस पहुंच गया ना तो वो एक कमांडो बन सकता है, राइट। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुमको इंग्लिश का कमांडो बनना है, पुलिस बनना है, एडवांस पर्सन बनना है, बेसिक पर्सन बनना है, इंटरमीडिएट बनना है, वो तुम्हारे ऊपर है। बट मैं इतना कहूँगा कि एकदम प्रेशराइज नहीं होना है, और उस चीज़ को इन्जॉय करो। कुछ सीख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो उस चीज़ को इन्जॉय करते हुए चलो, है ना। डेली लाइफ में उसको प्रैक्टिस में भी लाओ। तो फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल देता हूँ। ये डिटेक्ट करना अब थोड़ा मुश्किल हो जाता है सामने वाले के लिए। जैसे 12वीं में हम पढ़ते थे ना, 10वीं 12वीं में, तब ये सेंटेंसेस आते थे हम क्वेश्चन पेपर पे, और सेंटेंस को हमको डिटेक्ट करना पड़ता था। जैसे कि हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन, तो दो चीज़ों में कंपैरिजन हो गया ना, उसकी स्माइल को लेके, उसकी स्माइल कैसी है, एज ब्राइट एज द सन, अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज, है ना, तो उसको सिमिली कहते हैं। अब जहाँ पे लाइक या फिर एज वर्ड आ गया, है ना, तो ये क्या कर रहे हैं हम, कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। तो जहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है दो अनलाइक चीज़ों का, उसको कहते हैं सिमिली। हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज सन। अब कंपैरिजन किसका किसका हो रहा है, उसकी उसकी स्माइल का कंपैरिजन हो रहा है, किसके साथ, मतलब उसकी स्माइल बहुत ब्राइट है सन की तरह, है ना, मतलब एकदम, मतलब ब्राइट स्माइल, शाइनिंग स्माइल है उसकी। किसके साथ कंपेयर कर डाला उसको, एकदम सन के साथ कंपेयर कर डाला। वो होता है ना, बहुत सारे गानों में भाई कंपैरिजन ही भरा है, बहुत भर भर के कंपैरिजन है। वो अब कौन सा गाना तुमको सुनाओ यार।
वो एक गाना है ना, तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये झील से नीली आंखें, वो कहते हैं ना, ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज इनमें गहरा। अब इसी चीज़ को तुम इंग्लिश में लिख कर देखो, ये सब मतलब वो क्या कर रहा है, झील से नीली आंखें, तो अगेन उसका मतलब उसने कंपैरिजन कर डाला भाई, कर डाला ना, कंपैरिजन कर डाला। आंखें है नीली, मतलब किस तरह के झील से नीली आंखें हैं, राइट। सिमिली में भी कंपैरिजन होता है दो अनलाइक चीज़ों का। डिटेल में जाएंगे आगे, चिंता मत करो, ये तो भाई चुल्लू सा एग्जांपल है, इससे उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, आगे चल के और इसको क्लियर करेंगे अपन। मेटाफॉर, अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। अब यहाँ पे लाइक और एज नहीं आएगा, कुछ तो भी गड़बड़ हुआ अपने डॉक्यूमेंट में। हाँ अब ठीक है। अंडू फिर से प्रेस किया, कंट्रोल जेड दबा के, डॉक्यूमेंट में कुछ बदलाव आ गया था, तो वो वापस आ गया अपने प्रीवियस स्टेज पे। राइट, डॉक्यूमेंट में कंट्रोल जेड दबाने से बदलाव आ जाता है। काश अपने लाइफ में भी आ जाता है यार, कि ये कंट्रोल जेड दबा दो, अपन प्रीवियस स्टेज में पहुंच गए लाइफ के, है ना। बट वैसा नहीं होता, लाइफ अपन को एक ही बार मिलती है, तो जितना जी सकते हो जी लो। मेटाफर का एग्जाम्पल, टाइम इज अ थीफ, डायरेक्ट कंपेयर मार दिया। अब यहाँ पे लाइक या फिर एज का यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट कंपेयर मार दो, है ना। तो डायरेक्ट कंपेयर जब हम मारते हैं तो उस चीज़ को बोलते हैं मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच। मेटाफर मतलब टाइम इज अ थीफ, है ना। टाइम एक चोर है, अब वो क्या चुरा सकता है उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट वो एज अ मेटाफर, अब वो पकड़ लिया सामने वाले ने कि ये मेटाफर का यूज़ कर रहा है करके। उसके बाद पर्सनिफिकेशन है, हाइपरबोल है, एलिट्रेशन। एक और ये खास वर्ड है, आपने सुना है कि नहीं सुना है पता नहीं, ओनोमेटोपोइया। कैसे लगा सुनने में, ओनोमेटोपोइया, है ना। ये एक टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है, अ वर्ड दैट इमिटेट्स द नेचुरल साउंड ऑफ अ थिंग, द बजिंग ऑफ द बी, है ना। नेचुरल साउंड आया ना इसमें, बी के साउंड कैसा है, मधुमक्खी का बजिंग टाइप है, तो वो ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच में आता है। ऑक्सीमोरन, आयरनी, मेटोनोमी, सिनेक्डक, अल्यूजन, यूफिमिज्म, पन, एनाफोर, पैराडॉक्स, है ना। अब बहुत बहुत है भाई, तो ये इस इन सब चीज़ों को कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच, राइट। सो बस आज के लिए इतना ही थे। मैं बस ये बताना चाहता कि इंग्लिश कितना इंटरेस्टिंग लैंग्वेज एक्चुअली में है, जब इसको तुम मतलब डेली लाइफ में यूज़ करोगे ना, बहुत बहुत मज़ा आएगा तुमको। मुझे नहीं लगता कि डेली लाइफ में ऐसे नॉर्मली हम घर में यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि हमने जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल्स, अभी जैसे नॉर्मल पीपल्स हो गए उनके घर में, नॉर्मल नहीं कह सकते हैं बट बहुत बहुत सारे पीपल्स के घर में इंग्लिश बोलते ही नहीं है ना। आपस में कन्वर्जेशन करना है तो उनके रीजनल लैंग्वेज में ही कन्वर्जेशन होता है। वो रीजनल लैंग्वेज का फ्लुएंसी अगर तुम इंग्लिश में ला लो ना, तो मज़ा आ जाएगा इंग्लिश बोलने में, राइट। So this was for today, and we will meet in the next video. So up to that time, let me think on which topic I need to create the next video. And thanks for watching, guys. Thank you so much. If you like the video, just put a like. And if you want something, if you want something to add, अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए इंग्लिश में जो आज तक नहीं बना है, या फिर टॉपिक पढ़ाने की कोशिश की है बहुत लोगों ने लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं उसको ठीक से, हमारे टीचर्स या फिर जो भी हैं, है ना, तो वो टॉपिक आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मैं ट्राई करूँगा एक ईमेल आईडी शेयर करने का, तो फिर आप ईमेल कर देना, कमेंट ही कर देना, देखते फिर उसके ऊपर क्या होता है। तो देखो गाइस, टीचर एक चीज़, एक पर्सन होता है वो टीचर, और दूसरा एक पर्सन होता है वो होता है ट्रेनर, राइट। एक टीचर तुमको पढ़ा सकता है, अब वो उसका इंटेंशन क्या है उसके पीछे, वो उसके ऊपर है। एक टीचर सिर्फ तुमको पढ़ा सकता है ना। कुछ अभी फिर उससे तुम कुछ बनोगे या नहीं बनोगे वो फिर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक ट्रेनर तुमको ट्रेन करके ही छोड़ेगा, है ना। ट्रेनिंग अगर तुम लास्ट तक के करते हो कंसिस्टेंटली, तो तुम उस चीज़ में ट्रेन हो जाओगे। टीचर वो चीज़ नहीं कर सकता भाई,
बहुत सारे टीचर्स को तुमने देखा होगा, वो खुद दूसरे से सीखते हैं, बेसिक चीज़ें सीखते हैं और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो टीचर जो कुछ तुमको पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, ठीक है, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, है ना। मैं बस एक मतलब छोटा सा कंपैरिजन भी नहीं करना चाहता यार, मुझे नहीं पता मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, बट लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि अब वो तुम खुद ही देख लो कि एक टीचर तुम्हारे लिए क्या कर सकता है और एक ट्रेनर तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, राइट। तो इसके ऊपर अगर तुम चाहो तो कमेंट में भी मुझे बता सकते हो कि अगर तुमको ट्रेनिंग लेना, अगर तुम किसी से पढ़ना चाहते हो तो तुम क्या प्रीफर करोगे, एक टीचर से पढ़ना प्रीफर करोगे या एक ट्रेनर से पढ़ना प्रीफर करोगे, राइट। अब ये मत कहना कि टीचर और ट्रेनर तो सेम ही होता है, अभी तुमने बताया सिनोनिम्स है, होमोफोन है या फिर होमोग्राफ है, ऐसा ऐसा मत कह देना, है ना। टीचर और ट्रेनर में कुछ तो फ़र्क होता ही है। तो तुम कमेंट करके बताओ कि तुम एक टीचर से पढ़ना चाहते हो अपने लाइफ में कुछ बनने के लिए या ट्रेनर से पढ़ना चाहते हो, राइट। बहुत सारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो तुमको पढ़ा, मेरे मेरे ओपिनियन में जो चीज़ें तुमको पढ़ाई जा रही है ना, वो एक ट्रेनर के थ्रू नहीं पढ़ाई जा रही, वो एक टीचर के थ्रू पढ़ाई जा रही है, राइट। तो एक टीचर से जब तुम सीखोगे ना, अ टीचर विल टीच यू, राइट, अ ट्रेनर विल ऑल्सो टीच यू, बट देर इज़ अ डिफरेंस। So, in my opinion, the person who are teaching you in schools and colleges, right? In many schools and colleges, these persons are teachers. And in when you come to private classes or private tuitions classes, right? You go there and you pay the fees, you pay the extra amount right there, and they keep focus on each and every child. They keep extra focus on each child, right? So in my opinion they are coming in the category of a trainer, right. There these again category of trainer in video games, राइट। अभी मुझे नहीं पता आपको उस बारे में पता है या नहीं पता है। वीडियो गेम में ना एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं ट्रेनर। जब किसी गेम में, खास करके कंप्यूटर गेम में, जब तुम चीट कोड यूज़ करते हो, तो चीट कोड जब तुम लगाते हो ना, जैसे कि फेमस गेम है GTA, ग्रैंड थीफ ऑटो, जब GTA सैन एंड्रेस में तुम चीट कोड लगाते हो तो तुमको एक्स्ट्रा पावर्स मिल जाती है, राइट। और उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर देनी है ना, तो चीट कोड को भी छोड़ दो और गेम में ट्रेनर लगा दो। ट्रेनर एक काइंड का सॉफ्टवेयर भी होता है वीडियो गेम की बात करें तो। अब ट्रेनर से क्या होता है, जैसे कि जैसे कोई भी वीडियो गेम की बात ले लो, मान लो एक गन फायर का गेम है। अब गन फायर करना है तो तुमको 5 to 10 बुलेट्स मिल रही है हर राउंड में, राइट। तो अगर निशाना ठीक लगा 5 के 5 बुलेट्स का, तो तुमको 50 पॉइंट्स मिल जाएंगे और तुम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे, है ना। लेकिन अब मान लो तुमने उसी वीडियो गेम में ट्रेनर का यूज़ कर लिया, तो ट्रेनर का यूज़ करते हो तब पता है क्या होता है, तुमको अनलिमिटेड बुलेट्स मिल जाएंगी उसी गेम में। बस ट्रेनर को एक्टिवेट कर डालो, एक्टिवेट कर डालो ट्रेनर, अब तुमको उसी गेम में अनलिमिटेड बुलेट्स मिलेंगी। तो तुम जितना चाहो उतनी देर प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी, पेशेंस, राइट। एक दिन में नहीं होता, बट विद कंसिस्टेंसी ये सब चीज़ें पॉसिबल है। सो आज के लिए इतना ही। चलो थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, शेयर जो जो भी तुम्हारे व्यूज़ है, आइडियाज़ है, वो प्लीज़ प्लीज़ शेयर करो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करोगे तो। लाइक नहीं करोगे, डिसलाइक करोगे, चलेगा चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइक करो, डिसलाइक करो, चलेगा, बस कमेंट ज़रूर करो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।